आज के ई लेक्चर का टॉपिक है स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। आओ ये स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड के बारे में पढ़ते हैं। स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड पढ़ने से पहले हमारा जो आर्टिकल था, हम डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, लैब फ्रेम और सीएम फ्रेम को रिलेट कर रहे थे। उसी आर्टिकल को थोड़ा सा और कंटिन्यू कर रहे हैं। लिमिटिंग केस की बात हम करेंगे। लिमिटिंग केस, if m2 is very greater than m1 means projectile, m2 means target। टारगेट का मास अगर प्रोजेक्टाइल के पार्टिकल से ज़्यादा है तो उस समय m1 अपॉन m2 टेंस टू 0 होगा। द लैब फ्रेम एंड द सीएम फ्रेम रिजल्ट्स आर सेम। लैब फ्रेम और सीएम फ्रेम में डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन के रिजल्ट सेम प्राप्त होते हैं। देखिए इक्वेशन 15 से, इक्वेशन 15 मैंने यहाँ रेड पेन में साइड से लिखा हुआ है, हमने डिराइव किया था और इसे इम्पॉर्टेंट इक्वेशन के नाम से भी मैंने आपको बताया था। cos थीटा 1 बराबर cos थीटा प्लस m1 अपॉन m2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस m1 स्क्वायर अपॉन m2 स्क्वायर प्लस 2m अपॉन m2 cos थीटा। आप देखिए m1 अपॉन m2 को टेंस टू 0 कर दीजिए तो नीचे की दोनों टर्म्स 0 हो गई, केवल अंडर रूट 1 बचा। अंडर रूट 1 के बराबर है। ऊपर भी जो m1 अपॉन m2 है वो टेंस टू 0 हुआ, तो क्या रिजल्ट आया हमारे पास, cos थीटा 1 cos थीटा के बराबर होगा। अगर m2 इज़ वेरी ग्रेटर देन m1 तो cos थीटा 1 cos थीटा के बराबर होगा। इक्वेशन 22 से जो है हमने डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन को रिलेट करने वाली इक्वेशन बनाई थी 22, उससे आप देखेंगे cos थीटा 1 को cos थीटा के बराबर लिखेंगे, क्योंकि ये जो टर्म आ रही थी हमारे पास रिवर्स वे में आ रही थी, तो यहाँ पर जो है हमारे पास रिजल्टन आएगा आफ्टर डिफरेंशियल वगैरह सब करके। जो हमने इक्वेशन 22 तैयार किया था उसमें ये cos थीटा 1 को cos थीटा के बराबर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो डी सिग्मा डी ओमेगा 1 लैब फ्रेम में डी सिग्मा बाय डी ओमेगा सीएम फ्रेम में सेम होता है। तो पहला लिमिटिंग केस, जब m2 इज़ वेरी ग्रेटर देन m1 तो क्या देखा हमने, लैब फ्रेम में और सीएम फ्रेम में डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन के रिजल्ट सेम प्राप्त होते हैं। दूसरा लिमिटिंग केस, इफ़ m2 इज़ बराबर m1, अगर दोनों के मासेस सेम है प्रोजेक्टाइल के और टारगेट के, तो इक्वेशन 14 जो है वो मैंने अगेन लिखा है। इक्वेशन 14 है tan थीटा 1 बराबर sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस m1 अपॉन m2। अब यहाँ m1 m2 आपस में बराबर है तो m1 अपॉन m2 1 के बराबर है, तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बनेगी tan थीटा 1 बराबर sin थीटा 1 प्लस cos थीटा। cos थीटा को, sin थीटा को 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 रख लीजिए। 1 प्लस cos थीटा इज़ 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 फैक्टर कैंसिल हुआ, cos थीटा से cos थीटा फैक्टर कैंसिल हुआ। sin थीटा अपॉन sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 बना है, तो यहाँ से ये बना tan थीटा बाई 2। तो क्या देखा हमने, tan थीटा 1 tan थीटा बाई 2 के द्वारा रिलेट है, यानी थीटा 1 एंगल थीटा बाई 2 के बराबर होगा। अगर मासेस सेम है तो थीटा 1 एंगल मीन्स m2 का सीएम फ्रेम, थीटा 1 तो लैब फ्रेम में स्कैटर्ड एंगल है और थीटा जो है वो सीएम फ्रेम में स्कैटर्ड एंगल है, तो दोनों में जो रिलेशन है वो है थीटा 1 बराबर थीटा बाई 2 के। इन दिस इक्वेशन 22 अगेन डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन को रिलेट करने वाली इक्वेशन 22 में थीटा 1 बराबर थीटा बाई 2 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आपके पास आता है डी सिग्मा बाई डी ओमेगा 1 लैब फ्रेम में डी सिग्मा डी ओमेगा सीएम फ्रेम में 4 cos थीटा बाई 2 फैक्टर के द्वारा रिलेट है। तो ये आर्टिकल हमारा जो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन से रिलेटेड था वो हमने कंप्लीट किया। आइए आज नेक्स्ट आर्टिकल शुरू करते हैं, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड ऑफ स्पिनलेस पार्टिकल की बात हम कर रहे हैं। अभी तक हम जो है इस सेक्शन के अंदर हम स्पेशली वी डील विथ क्वांटम डिस्क्रिप्शन ऑफ स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का क्वांटम डिस्क्रिप्शन के बारे में स्टडी करेंगे। फॉर सिंप्लिसिटी वी कंसीडर द केस ऑफ इलास्टिक स्कैटरिंग बिटवीन द टू स्पिनलेस नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल ऑफ मासेस m1 और m2।
During the scattering process, the particle interact with one another. If the interaction is time independent, हम जो यहाँ केस कंसिडर कर रहे हैं उसमें इंटरेक्शन को टाइम इंडिपेंडेंट मान रहे हैं. वी कैन डिस्क्राइब द टू पार्टिकल सिस्टम विथ स्टेशनरी स्टेट. हमने इंटरेक्शन को टाइम इंडिपेंडेंट माना, इसलिए हम स्टेशनरी स्टेट की बात कर रहे हैं. ये पार्टिकल हमारा प्रोजेक्टाइल और टारगेट के बीच में स्कैटरिंग की बात है, तो टू पार्टिकल सिस्टम हमारे पास में है. तो टू पार्टिकल सिस्टम के लिए टाइम इंडिपेंडेंट जो है उसमें स्टेशनरी स्टेट के जो सॉल्यूशंस आते हैं वो आते हैं साई विच इज ए फंक्शन ऑफ r1 वेक्टर, r2 वेक्टर एंड t इज साई r1 r2 e की पावर माइनस आयोटा e t अपॉन h क्रॉस. इट इज इक्वेशन नंबर 28. वेयर et का मीनिंग क्या है? et इज टोटल एनर्जी and psi r1 r2 is the solution of time independent Schrödinger equation. ये टू बॉडी सिस्टम के लिए हमने श्रोडिंजर इक्वेशन लिखा है. टाइम इंडिपेंडेंट की बात हम कर रहे हैं, तो टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म जो है उसका इक्वेशन जो है श्रोडिंजर इक्वेशन वो इस वे में दिया जाता है. माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m1 डेल 1 स्क्वायर माइनस 2h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m2 डेल 2 स्क्वायर एंड v यूनिट वेक्टर विच इज ए फंक्शन ऑफ r वेक्टर एंड r2 साइन r1 और साइन इज ए फंक्शन ऑफ r1 एंड r2 वेक्टर et साई विच इज ए फंक्शन ऑफ r1 एंड r2. v यूनिट वेक्टर r1 और r2 का फंक्शन है. ये क्या चीज़ है? इट इज़ ए पोटेंशियल डिस्क्राइबिंग रिप्रेजेंटिंग द इंटरेक्शन बिटवीन टू पार्टिकल. दो पार्टिकल के बीच में पोटेंशियल को डिस्क्राइब कर रहा है हमारा v वेक्टर विच इज़ ए फंक्शन ऑफ r1 एंड r2. ऑपरेटर है ये, v ऑपरेटर है जो कि r1 और r2 का फंक्शन है. लेकिन अब हमने इस पर कंडीशन लगा दी है. इन द केस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन m1 एंड m2 डिपेंड्स ओनली ऑन द रिलेटिव डिस्टेंस. इस केस के अंदर इंटरेक्शन जो है वो रिलेटिव डिस्टेंस पर निर्भर कर रहा है, इसलिए r1 वेक्टर मॉड बराबर r1 माइनस r2 वेक्टर का मॉड के बराबर होगा. और इसका मतलब v ऑपरेटर जो है वो r1 r2 का जो फंक्शन था वो अब इनके डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा. दैट इज़ v ऑपरेटर r वेक्टर r. अब ये जो प्रॉब्लम थी हमारे पास, ये टू बॉडी प्रॉब्लम जो इक्वेशन नंबर 2 हमने मार्क किया है, 29 भी है ये और 2 भी मैंने से मार्क किया हुआ है. तो यहाँ पर हमने देखा v ऑपरेटर जो है वो r का फंक्शन है, यानी उनके बीच की जो रिलेटिव डिस्टेंस है m1 और m2 की इस पर डिपेंड कर रहा है. प्रीवियस चैप्टर के अकॉर्डिंग इस प्रॉब्लम को हम दो वे में डील कर सकते हैं. पहला ये इक्वेशन जो है वो रिड्यूस हो जाती है आइगन वैल्यू प्रॉब्लम टू डीकपल्ड आइगन वैल्यू प्रॉब्लम के अंदर. इसका मतलब क्या पिक्चर बना? वन फॉर द CM विच मूव लाइक ए फ्री पार्टिकल ऑफ m1 प्लस m2. CM फ्रेम के अंदर ये m1 प्लस m2 के एडिशन के बराबर मास के बराबर फ्री पार्टिकल के रूप में मूव करता है, विच इज़ नो कंसर्न टू अस हियर. लेकिन यहाँ पे हमारा इसका कोई महत्व नहीं है. तो आइए इसकी दूसरी पिक्चर देखते हैं. Another form for fictitious particle with the reduced mass mu m1 m2 divided by m1 plus m2 which move in potential v operator r minus h cross square. तो श्रोडिंजर इक्वेशन की जो फॉर्म है वो क्या हो जाएगी इक्वेशन 2 की माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2 म्यू डेल स्क्वायर साई आर वेक्टर प्लस वी ऑपरेटर आर साई आर ई साई आर विच इज़ इक्वेशन नंबर 3. द प्रॉब्लम ऑफ स्कैटरिंग बिटवीन द टू पार्टिकल इज थस रिड्यूस टू सॉल्विंग दिस इक्वेशन. अब हमारा सारा फोकस जो है टू पार्टिकल प्रॉब्लम जो इक्वेशन नंबर 3 बना है इसको सॉल्व करने के ऊपर है हमारा सारा फोकस. तो वी आर गोइंग टू शो द स्कैटरिंग डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन इन द CM फ्रेम कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द एजम्पटेटिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन 3. अगर हम इक्वेशन 3 की एजम्पटेटिक फॉर्म लें तो उसका जो सॉल्यूशन है वो CM फ्रेम में डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन के बराबर होता है. ये हम शो करने जा रहे हैं. आइए इसके आगे के स्टेप्स देखते हैं.
Its solution can be used to calculate the probability per unit solid angle per unit time that the particle mu is scattered into the solid angle d omega in the direction theta and phi. यहाँ इसके सॉल्यूशन से हमें क्या मिलेगा, probability मिलती है. This probability is given by the differential cross section d sigma by d omega. और इस probability से हमें differential cross section मिलता है. तो हम CM फ्रेम में डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं, तो हमारा अब सारा फोकस इक्वेशन 3 के एजोम्प्टेटिक फॉर्म के ऊपर फोकस है. इन द क्वांटम मैकेनिक्स इंसिडेंट पार्टिकल इज डिस्क्राइब बाय द मीन ऑफ वेव पैकेट दैट्स इंटरेक्ट विद टारगेट. द इंसिडेंट वेव पैकेट मस्ट बी स्पेशली लार्ज so that spread during the experiment is not appreciable. It must be large compared to the target size and yet small compared to the size of the lab. ये सब कंसिडर करने से क्या होगा, so that it does not overlap simultaneously with target and detector. After scattering, the wave function consists of an unscattered part propagating in the forward direction. Unscattered part भी हमें मिलता है, that is propagates along the direction theta and phi. Equation 3 as representing the scattering of particle of mass mu from a fixed scattering center, and that is described by V operator R, where R is the distance from the particle mu to the center of VR. We assume that VR has finite range A. यहाँ पे हमने अज्यूम किया है जो पोटेंशियल है उसकी रेंज जो है वो फाइनाइट है, वो केवल A रेंज तक ही इफेक्टिव है. Thus the interaction between the particle and the potential occurs only in the limited region of space when R is less than A or equal to A, which is called range of the potential और scattering region कहलाता है. Outside that region, when R is greater than A, potential region से बाहर VR tends to 0 है, VR 0 के बराबर है. The eigen value problem then become, अगर हम इस पोटेंशियल रेंज से बाहर हैं तो हमारी आइगन वैल्यू प्रॉब्लम क्या रूप ले लेती है, डेल स्क्वायर प्लस के नॉट स्क्वायर फाई इंसिडेंट आर इज 0. हमारे पास इक्वेशन जो अभी हम वापस से बैक चलते हैं, हमारे पास ये जो इक्वेशन नंबर 3 है इसके अंदर आप वी आर को 0 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 2 म्यू ई बाई एच क्रॉस स्क्वायर इसको शिफ्ट कर लीजिए, प्लस एम प्लस कर लीजिए डेल स्क्वायर प्लस 2 म्यू ई डिवाइडेड बाई एच क्रॉस स्क्वायर इज 0. तो यहाँ से आपने इस टर्म को 2 म्यू ई बाई एच क्रॉस स्क्वायर को के नॉट स्क्वायर लिखा है. तो इस इक्वेशन का जो शेप है अब वो ये बन गया है, डेल स्क्वायर प्लस के नॉट स्क्वायर साई इंसिडेंट. इस साई को हम फाई इंसिडेंट के रूप में जान रहे हैं. फाई इंसिडेंट आर वेक्टर इज 0 विच इज़ इक्वेशन नंबर 4. तो इक्वेशन 3 जो है जब आर इज़ ग्रेटर देन ए है और वी आर 0 है तो उस समय इक्वेशन 4 का रूप ले लेती है. In this case, mu behave as a free particle before collision and hence can be described by a plane wave. Phi incident r is equal to a e की power iota k naught dot r vector, which is equation number 5, where k naught is the wave vector associated with the incident particle and a is normalization factor. Before the interaction with the target, the particle of incident beam are independent of each other and they move like a free particle, each with a momentum h cross k naught vector. When the incident wave 2 collides or interact with target, an outgoing wave phi scattered is scattered out. अभी फिगर में हम इसे और डिस्कस करेंगे. तो ये देखिए आपके पास ये फिगर है, ये हमारे पास इंसिडेंट वेव है, इसका वेव वेक्टर के नोट से डिफाइन किया है और स्कैटर्ड वेव का वेव वेक्टर के से डिफाइन किया है. इन दोनों के बीच में जो एंगल है
वो थीटा है। तो ए फिगर जो है वो एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड स्कैटर्ड वेव वेक्टर के बीच में बताया हुआ है। इसके अलावा जो स्कैटरिंग है, जिसके बाद जिस फिगर को हमने पहले भी कंसिडर किया था, ये इंसिडेंट वेट है, टारगेट है, इसका पोटेंशियल रेंज है, जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग प्रोपेगेट हो रही है वेव पार्टिकल। ये अनस्कैटर्ड वेव जो है वो जेड डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रही है, और स्कैटर्ड वेव जो है हमने डी ओमेगा के बीच में ये जो थीटा एंगल बना रहा है इससे, इस एक्सिस से, उसके साथ हम बात करें तो स्कैटर्ड वेव जो इस कोन के अंदर आएंगे उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात हम करेंगे। तो ये था हमारा पिक्चर। तो अब इंसिडेंट वेव और स्कैटर्ड वेव के बारे में बात कर रहे थे। तो इंसिडेंट वेव के बारे में हमने देखा कि ये प्लेन वेव है। व्हाट अबाउट स्कैटर्ड वेव? इन द केस ऑफ आइसोट्रॉपिक स्कैटरिंग, हमने आइसोट्रॉपिक स्कैटरिंग कंसिडर की है। द स्कैटर्ड वेव इज स्फेरिकल सिमेट्रिक हैविंग द फॉर्म e की पावर आयोटा k डॉट r अपॉन डिवाइडेड बाय r। अगर हमारे पास आइसोट्रॉपिक स्कैटरिंग की बात हमने की है तो स्कैटर्ड वेव स्फेरिकल सिमेट्रिक होगी और उसका जो फॉर्म होगा वो होगा e की पावर आयोटा k डॉट r बाय r। इन जनरल स्कैटर्ड वेव इज नॉट स्फेरिकल सिमेट्रिक having the form e की power I k dot r by r, its amplitude depend upon the direction theta and phi along which it is detected, and hence हमने कुछ करेक्शन किया है क्योंकि जनरली ये टोटल स्फेरिकल सिमेट्रिक नहीं है। तो फाई स्कैटर्ड इज ए एफ थीटा फाई ई की पावर आई के डॉट आर डिवाइडेड बाय आर के बराबर है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 6 है। यह हमने एफ थीटा विच इज़ ए फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई ये डिफाइन किया है। इसे हम स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड कहते हैं। के जो है वो वेव वेक्टर है एसोसिएटेड विद द स्कैटर्ड पार्टिकल, एंड थीटा इज एंगल बिटवीन के नॉट ऑन के। ये हमने अभी फिगर में डिस्कस कर लिया था। After the scattering has been taken place, the total wave consists of superposition of incident plane wave and scattered wave. तो देखिए साई आर जो है वो किसके बराबर है? फाई इंसिडेंट और फाई स्कैटर्ड के बराबर है। फाई इंसिडेंट प्लेन वेव टाइप का है तो ए ई की पावर आयोटा के नॉट डॉट आर, और ये है आपका एफ थीटा फाई ई की पावर आई के डॉट आर बाई आर इंटू ए भी है। इस ए को हमने बाहर लेकर लिख लिया है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 बनी। वेयर ए इज़ नॉर्मलाइजेशन फैक्टर, लेकिन इस ए का डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं है, इसलिए हम इस ए को 1 ले लेंगे। विन और उसके बाद हम और प्रूव करेंगे नेक्स्ट टाइम में कि ये जो हमने बात की है एफ थीटा एन फाई का जो फंक्शन है ये डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन के साथ किस तरह से रिलेट है। तो इसका रिलेशन मैं आपको बता रही हूँ। डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन के साथ एफ विच इज़ ए फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई मॉड स्क्वायर के बराबर है डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन। तो हमारा इंटरेस्ट होगा पहले तो इस चीज़ को प्रूव करना कि डी सिग्मा बाई डी ओमेगा एफ थीटा एंड फाई के मॉड के स्क्वायर के बराबर होता है, और उसके बाद हम एफ थीटा एंड फाई जो अभी हमारे लिए अननोन है इसकी शेप निकालेंगे। धन्यवाद।